हेलो स्टूडेंट, सूर्य वर्ल्ड स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 का एक टॉपिक जलीय क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जलीय क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो पिछली जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने देख लिया था कि जलीय जो क्षरण है वो कितने प्रकार का होता है, और मैंने क्या बताया था कि जो जलीय क्षरण है वो 4 प्रकार का होता है। कौन सा? सबसे पहले बौछार क्षरण, यानी बारिश की जो बूंदे हैं वो डायरेक्ट सोइल से आगे टकराती है और सोइल के जो पार्टिकल्स हैं उनको अलग अलग कर देती है। सेकंड नंबर पे हमने देखा था परत क्षरण, यानी बौछार क्षरण के कारण जो पार्टिकल्स अलग हुए थे वो एक परत के रूप में पानी के साथ बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। इसके बाद हमने देखा था रेल क्षरण, यानी ढाल वाली जो जगह है वहां पे पानी के साथ मिट्टी नाली छोटी छोटी नालियां बन जाती हैं और उन नालियों से जो मिट्टी है वो बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। और लास्ट में हमने देखा था अवनालिका क्षरण, जिसके अंदर जो नालियां हैं उनका आकार बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज हमने देख ली थी। अब आज हम देखेंगे जलीय क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो जब सबसे फर्स्ट जो कारक है जलवायु। जलवायु कैसे प्रभावित करती है? वर्षा की गहनता, अवधि तथा आवर्ती मृदा क्षरण पर सीधा प्रभाव डालती है। यानी जो वर्षा है उसकी गहनता, यानी किस हिसाब से वर्षा आ रही है, तेजी से बारिश हो रही है या हल्की बारिश है, उसके हिसाब से। इसके बाद अवधि, यानी कितने समय के लिए हो रही है, और आवर्ती यानी आज बारिश हुई है और फिर नेक्स्ट कब बारिश हो रही है, आवर्ती। ये तीनों चीज क्षरण पर सीधा प्रभाव डालती हैं। अब अगर देखें, अगर गहनता कम है, यानी जो बारिश आ रही है वो हल्की बारिश है, हल्की बूंदाबांदी है, और अवधि ज्यादा है, यानी काफी टाइम तक लगातार ऐसी बारिश हो रही है, तो उसके कारण जो क्षरण है वो कम होता है। जैसे देख लो, जो गहनता है यानी बारिश है वो हल्की आ रही है और ज्यादा टाइम तक आ रही है, तो उसके कारण जो क्षरण होगा वो कम होगा। लेकिन अगर गहनता है वो ज्यादा है, अवधि ज्यादा है, तो क्षरण भी ज्यादा होगा। इसके अलावा अगर गहनता ज्यादा है तो बारिश की जो बूंदे हैं वो जल्दी से नीचे आएंगी और ज्यादा अमाउंट में आएंगी, तो क्षरण है वो भी ज्यादा होगा। तो ये जो वर्षा है उसकी गहनता, अवधि और आवर्ती तीनों क्षरण को प्रभावित करती है। ये अगर तीनों ज्यादा है तो क्षरण भी वहां पर ज्यादा होगा। इसके अलावा जलवायु का दूसरा जो फैक्टर है वो है तापक्रम। अगर कहीं पे तापक्रम हो वो ज्यादा है तो उसके कारण क्षरण भी ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि तापक्रम के कारण वहां का जो पैतृक पदार्थ है, जो मूल पदार्थ है, उसमें अपघटन होना स्टार्ट हो जाता है या वो विघटित होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण उस सॉइल की जो उर्वरता है वो कम हो जाती है, जिसके कारण उसका क्षरण होने लगता है। सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें, सेकेंड पॉइंट है स्थलाकृति यानी टोपोग्राफी। तो मैंने पहले ही बता दिया था, ढाल वाली भूमि पर क्षरण ज्यादा होगा और समतल भूमि पर क्षरण कम होगा। क्यों? अगर कोई ढाल वाली जगह है, जैसे मान लो ये कोई ढाल वाली जगह है, तो यहाँ पे बारिश की आने के कारण जो पानी है यहाँ पे इकट्ठा होगा वो बहकर या तो इस साइड जाएगा या इस साइड जाएगा, और जब पानी यहाँ से यहाँ जाएगा तो यहाँ की जो मिट्टी है उसको अपने साथ बहाकर ले जाएगा। तो जहाँ पे ढाल ज्यादा है वहां पे क्षरण की प्रॉब्लम भी ज्यादा होगी। थर्ड जो पॉइंट है वो मृदा कण। तो अगर मृदा की हम बात करें तो ऐसी मृदा जिसके अंदर सैंड पार्टिकल ज्यादा हो क्या कहलाती है? बलुई मृदा, यानी बालू कण है या जो सैंड पार्टिकल है वो ज्यादा होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? बलुई मृदा। और अगर बलुई मृदा है तो उसके कारण क्षरण भी ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि जो सैंड पार्टिकल है वो आपस में अलग अलग रहते हैं, यानी मजबूती से बंधे हुए नहीं होते, जिसके कारण बारिश जब भी होती है और पानी आता है तो उस पानी के साथ बहकर वो कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। अगर बात करें मटियार मृदा की, तो मटियार जो मृदा है इसमें कौन से पार्टिकल ज्यादा होते हैं? क्ले पार्टिकल्स। कौन से पार्टिकल ज्यादा होते हैं? क्ले पार्टिकल, जिसके कारण ये आपस में मजबूती से बंधे रहते हैं और इसके साथ साथ इसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा भी ज्यादा होती है, जिसके कारण इसकी जल धारण क्षमता और क्षरण है वो कम हो जाता है। जल धारण क्षमता तो इसकी ज्यादा होती है लेकिन
कार्बनिक पदार्थ और जल धारण क्षमता के कारण जो क्षरण है वो कम होता है। यानी मटियार मिट्टी, यानी ऐसी मिट्टी जिसके अंदर क्ले पार्टिकल ज्यादा हैं, ऐसी मिट्टी के अंदर क्षरण की प्रॉब्लम कम होती है। अगला अगर हम देखें वनस्पति का प्रभाव, तो जहाँ पे जितने ज्यादा पेड़ पौधे होंगे वहां पे क्षरण उतना ही कम होगा। मैंने जब जलीय क्षरण पढ़ाया तो उस टाइम पे बताया था बौछार क्षरण। तो बौछार क्षरण में मैंने क्या बताया था कि बारिश की बूंद आएगी और वो डायरेक्ट सोइल से टकराएगी तो सोइल के पार्टिकल वो अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन अगर वहां पे वनस्पति होगी तो वो बारिश की जो बूंदें आ रही हैं वो डायरेक्ट सोइल पे न टकराकर उस वनस्पति से टकराएंगी, जिसके कारण क्षरण है वो कम हो जाएगा। तो जहाँ पे जितनी ज्यादा वनस्पति है या पेड़ पौधे हैं वहां पे क्षरण उतना ही कम होगा। उसके साथ साथ जो वनस्पति वहां पे लगी होगी उसकी जड़ें होंगी और वो जड़ें बहते हुए पानी के वेग को कम कर देती हैं, जिसके कारण क्षरण है वो कम हो जाता है। लास्ट जो है वो मानवीय कारक। मानवीय कारक में कौन कौन से हैं? सबसे फर्स्ट है जैसे खेत का ढंग से खेती का सही ढंग न अपनाना, यानी जो कृषि कार्य कर रहे हैं उसके लिए कोई अच्छा तरीका वो न अपनाना। दूसरा, ढाल की दिशा में खेती करना। ढाल की दिशा में खेती करेंगे तो जिससे क्या होगा, जैसे अभी मैंने बताया ये ढाल है और यहाँ पे ऐसे अगर खेती करेंगे तो क्षरण रोकने में सहायता है। लेकिन इस ऐसे ही अगर हम खेती कर रहे हैं तो यहाँ इसी साइड पे ढाल है और इसी साइड से हमने खेती कर ली है तो जो क्षरण की प्रॉब्लम है वो ज्यादा होगी। इसके अलावा खाद का प्रयोग लंबे समय तक न करना, ये भी एक प्रॉब्लम है कि बिना देसी खाद का प्रयोग किए हुए हम लगातार उस पे कृषि कार्य करते रहते हैं, जिसके कारण क्षरण की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो ये सारे क्या है? मानवीय कारक जो क्षरण को बढ़ाते हैं। तो ये हमने जलीय क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक देख लिए। सबसे पहले जलवायु देखा। जलवायु में वर्षा और तापक्रम का क्या प्रभाव है? वर्षा का मैंने बताया कि जितनी ज्यादा गहनता होगी क्षरण है वो उतना ही ज्यादा होगा। उसके बाद तापक्रम ज्यादा होगा तो क्षरण भी ज्यादा होगा। सेकंड पॉइंट था टोपोग्राफी यानी स्थलाकृति। तो ढाल वाली जमीन है वहां पे क्षरण ज्यादा होगा और समतल जो जमीन है वहां पे क्षरण कम होगा। मृदा गुण, तो जो बलुई मृदा है यानी सैंड पार्टिकल जिस मृदा के अंदर ज्यादा है वहां पे क्षरण ज्यादा होगा। जिस सोइल के अंदर क्ले पार्टिकल ज्यादा है वहां पे क्षरण कम होगा। इसके बाद वनस्पति का प्रभाव, जहाँ पे जितना ज्यादा वनस्पति कवर होगा वहां पे क्षरण उतना ही कम होगा। और लास्ट में मानवीय कारक, जो अच्छे तरीके से खेती नहीं कर रहे हैं, इसके साथ एक ही फसल है वो लगातार ले रहे हैं, या ढाल की दिशा में कृषि कार्य कर रहे हैं, बिना खाद के लगातार कृषि कार्य कर रहे हैं, या फिर ग्रीष्म काल में गहरी जुताई नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी जगह पर क्षरण की प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है। तो ये सारे प्रभावित करने वाले कारक थे। अब हम देखेंगे जलीय क्षरण को हम रोकना क्या है। और मैंने पहले जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें बता दिया था कि क्षरण को रोकने वाले क्षरण शक्तियों को रोकने वाली क्रिया क्या कहलाते हैं? मृदा संरक्षण। तो कैसे हम जलीय क्षरण से संरक्षित करेंगे? तो देखो, वे विधियां जो भूक्षरण को रोकने तथा जल संरक्षण के लिए अपनाई जाती हैं मृदा संरक्षण विधियां कहलाती हैं। क्या कहलाती है? मृदा संरक्षण विधियां। यहाँ पे भूक्षरण तो रोकना ही, उसके साथ साथ जल संरक्षण, क्योंकि हम कौन सा क्षरण पढ़ रहे हैं? जल के द्वारा या जलीय क्षरण। तो भूक्षरण रोकने के साथ साथ जल संरक्षण के लिए अपनाई जाती हैं, क्या कहलाती है? मृदा संरक्षण विधियां। उसमें आज हम जैविक विधियां पढ़ेंगे, यानी मृदा संरक्षण की जैविक विधियां। सबसे फर्स्ट है सस्य संबंधित विधियां, और इसमें फर्स्ट है समुच्चय खेती। क्या है? समुच्चय खेती। तो देखो क्या है समुच्चय खेती? समान ऊंचाई की भूमि पर बनी हुई रेखा को कंटूर कहते हैं। अब थोड़ा सा देख लो कंटूर क्या है। जैसे मान लो कोई ढाल वाली जगह है हमारे पास, ये कोई ढाल वाली जगह है, और यहाँ पे हम जैसे ये जो ढाल है इसको कम करके इस यहाँ की जो जगह है इसको बराबर कर दिया, तो ये जो भाग है ये क्या कहलाएगा? कंटूर। क्या कहलाएगा? कंटूर। फिर यहाँ का जो इतना जो ये जो स्लोप है, इस स्लोप को फिर से कम करके यहाँ तक ये पूरा प्लेन कर दिया, इस एरिया को पूरा प्लेन कर दिया, यानी ये जो स्लोप है या ढाल है इसको हटा दिया और इसको फिर से क्या बोलेंगे? कंटूर। यानी किसी ढाल वाली जगह पर समान ऊंचाई की जो रेखाएं बनाई जाती है वो क्या कहलाती हैं? कंटूर। और
फसलों की बुआई ढाल के विपरीत की जाती है। यानी इस साइड इसका ढाल है तो इसके विपरीत ऐसे हम फसल की बुआई करते हैं और इस खेती को क्या कहते हैं? समुच्चय खेती। अब जितना ज्यादा ढाल होगा, यानी किसी जगह पर जितना ज्यादा ढाल होगा, उस कंटूर की लंबाई उतनी ही ज्यादा रखी जाती है। यानी यहाँ पे अगर स्लोप ज्यादा है तो इसकी जो लंबाई है वो हम ज्यादा रख सकते हैं, जिससे हमारा जो क्षरण है वो कम से कम हो और जो पानी है ऊपर से बहकर आने वाला पानी है वो रुक रुक कर अपने आगे की तरफ बढ़े, जिससे यहाँ की जो सोइल है, जैसे अगर हम यहाँ पे पूरा प्लेन कर दिया तो यहाँ पे पानी आएगा और जब नीचे कब तक नहीं जाएगा? जब तक यहाँ नहीं पहुंचेगा। जब यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ की जो सोइल है इसको नीचे की तरफ अवशोषित कर लेगी, जिससे क्षरण है वो कम हो जाएगा। सेकंड अगर देखें तो भू परिष्करण, तो भू परिष्करण की सही विधियां और औजार से मृदा संरचना ठीक होती है। अगर हम टाइम पे और अच्छे तरीके से भू परिष्करण का कार्य करते हैं तो जिसके कारण जो सॉइल है, जो मृदा, उसकी संरचना ठीक हो जाती है, जिससे उसकी जल दान क्षमता भी बढ़ती है और उसके साथ साथ अवशोषण क्षमता भी बढ़ती है, जिससे क्षरण को रोका जा सकता है। थर्ड पलवार। पलवार क्या? किसी भी चीज को ढक देना, यानी जो हमारा फील्ड है उसको घास तथा पौधे के डंठलों से ढकने को ही क्या कहते हैं? पलवार। और इससे क्या होगा? क्षरण है वो कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा? एक तो पानी की बूंदें जो ऊपर से आ रही हैं वो डायरेक्ट सोइल से नहीं टकराएंगी और उसके साथ साथ पानी जो बहकर जा रहा है उसके वेग को भी कम करेगी, जिसके कारण जो क्षरण है वो कम हो जाता है। इसके अलावा फसल चक्कर यानी फसल को बदल बदल कर बोना, तो इसके कारण भी जो हमारा सोइल है उसकी क्षरण है उसको रोका जा सकता है। और लास्ट पट्टियों में फसल बोना, तो पहले बता दिया था कि ढाल की विपरीत हमें फसल बोनी है और वो फसल भी एक पट्टियों के रूप में बोनी है। और वो पट्टी कैसे हो सकती है? जैसे अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो पट्टी होगी वो गहन फसल होगी, यानी ऐसी फसल गहन, और उसके अलावा ऐसी दूसरी पट्टी में हम ऐसी फसल बो सकते हैं जिसको निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है, जिससे क्या होगा? ऊपर वाली फसल है वो पानी है जो उसका वेग कम कर देगी, जिससे क्षरण है वो कम हो जाएगा। तो ये आज हमने जलीय क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक तथा जलीय संरक्षण या भू संरक्षण की जैविक विधियों के बारे में थोड़ा सा देखा है। अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम जो भू संरक्षण की या जो मृदा संरक्षण की और कौन कौन सी विधियां उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल सूर्यवर्ड स्कूल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।